दोस्तों, मैं हूं मदर शेख और आप देख रहे हैं आमिन मीडिया का खुसूसी प्रोग्राम सीधी बात। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं हम फिलहाल कि एजुकेशन को लेकर समाज में फ़िलहाल जो है वो इस तरीके से कुछ फैला हुआ है कि पिछले 2 सालों में कोरोना की महामारी में बच्चे जो हैं वो एजुकेशन मामले में काफ़ी पीछे रह चुके हैं। ऐसे हालात में आज हमारे साथ एजुकेशन माहौल पर डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं नाहिद मुंशी। नाहिद मुंशी जो हैं वो एजुकेशन फील्ड से बहुत ही वाबस्ता रही हैं और काफ़ी खूबियों की मालिक है, जिन्होंने अंधजन मंडल में भी अपनी काफ़ी खिदमत दी है, साथ ही साथ कई अवार्ड भी जीत कर लाई हैं वो, और फिलहाल भी तालीम को लेकर उनकी खिदमत जारी है। तो आइए हम उनका इस्तेमाल करते हैं और उनसे जानते हैं तालीम के बारे में कि फ़िलहाल तालीम का क्या सिलेबस है। नाहिद जी, आपका इस्तेमाल है। अस्सलाम वालेकुम। तो नाहिद जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने अपनी लाइफ की जो शुरुआत है एजुकेशन फील्ड में किस तरीके से की? एक्चुअली लाइक बहुत साल 22 साल हो गए और उस टाइम पे मैं टीचर थी। 22 साल पे बिफोर दैट आई वाज अ टीचर इन वन स्कूल, और फिर उसके बाद टीचिंग फील्ड थोड़ी स्किप कर दी। पर वो जो मन में था कि नहीं, मेरे को टीचर ही बनना है, नहीं मुझे पढ़ाना है, तो फिर मैंने स्पोकन क्लास चालू करी थी राउंड अबाउट होएगा 1998 और समथिंग लाइक दैट। और तब से फिर स्पोकन में मैंने लाइक आई जम्प्ड इन दैट, और फिर तब से मैंने स्पोकन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड स्पीकिंग इंग्लिश ने ये सब चालू करा। एंड देन फिर मैंने आइल्स चालू करा। सो नाउ आई एम आइल्स फैकल्टी एंड स्पोकन। सो इस तरह से मैं इसमें आ गई एजुकेशन। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करें। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो चीज़ है वो एक चीज़ है कि इसमें सबसे पहले क्या बेनिफिट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जो भी कोर्स करने वाला है उसको पहुंचता है? उसके तो बहुत सब बेनिफिट्स है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, तो क्योंकि उसके बिना तो लाइक एजुकेशन भी कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट है, आप MBA हो कि कुछ भी हो, पर आपके पास अपने आप को कैरी करने नहीं आता तो वो यूजलेस है। मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास कि लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास कि एक लड़का था, MBA था, और वो मेरे पास ऐसे ही लाइक फैमिली फ्रेंड का बच्चा था, और ही केम टू मी, और उसने वो इंटरव्यू देने गया था और उसको फेल कर दिया था बिकॉज उसको ये भी नहीं पता था कि हाउ टू सिट, कैसे बात करते, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते किसी के सामने। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पर्सनैलिटी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इवन आउटर एंड इनर, बोथ पर्सनैलिटी। अच्छा, पर्सनैलिटी में एक चीज़ बताइए कि जो है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहते हैं, तो इस पर खास लुक को देखा जाता है या फिर नॉलेज को देखा जाता है? एक्चुअली ये भी एक चीज़ है कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहले तो पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ है कि हम किसी इंसान के कपड़े, वो कैसा गेटअप है, ड्रेसअप कैसा है, उसने क्या पहना है। बाकी जब हम किसी को बहुत इनर जानना चाहते हैं तो वो कैसे बात करते हैं हमारे साथ, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उनके थॉट्स कैसे हैं, तभी हम जान पाते हैं। हाँ, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन ऐसी होती है कि हम किसी को अगर इम्प्रेस करना चाहें तो हमारी आउटर पर्सनालिटी श्योर हम कर सकते हैं, और वो आना ही चाहिए इंसान को। That quality is really very necessary in everyone. अच्छा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के आप बेनिफिट्स बताएंगे? बेनिफिट्स तो बहुत सब हैं। लाइक जॉब में काम में आता है कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना, इंटरव्यू कैसे फेस करना, आपका ड्रेसिंग, आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो आपको सामने वाले को आप थोड़ा जज कर सकते हो कि आपके सामने कोई इंसान बैठा है, आपका कोई बॉस है, और आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जाते हो तो हर इंसान डरता है, उसको हेजिटेशन तो होता ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैसे दूर करना, वो सामने वाले को कैसे थोड़ा सा कंफर्टेबल अपने साथ भी कर सकता है। इन्हें पर्सनालिटी का तो बहुत सब फायदे हैं। आप दुनिया में कहीं पे भी पीछे नहीं पड़ सकते लाइक इफ़ यू हैव अ गुड पर्सनालिटी। लेकिन इसके लिए तो बहुत बड़ा आपको सीखना चाहिए, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। देयर आर सो मेनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। बाकी अब हम वो करते नहीं हैं, लेकिन डेफिनेटली एवरीवन शुड डू दैट, इवन यंगस्टर्स को तो खास करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछूँ, खासकर कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो कोर्स होते हैं उसमें कई चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे बातचीत का तौर तरीका, किस तरीके से चलना फिरना। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स से इंसान का जो नेचुरली होता है, क्या उसमें कोई डिफरेंस आता है कि ये पैदाइशी जब इंसान के अंदर जो उसमें जो तहजीब होता है, जो जिन्स में जो होता है? अब तो बहुत सब कोर्सेज हैं, बुक्स हैं, मोटिवेशनल बुक्स हैं, कोर्सेज हैं, लाइक सेमिनार्स होते हैं, शिविर जिसको बहुत सब होता है।
हाँ, लेकिन वो इंडिविजुअल इंसान पे डिपेंड करता है, वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लेता है। लाइक अगर कोई हम 5 घंटे का भी लेक्चर सुनते हैं पर हमारे में अगर वो नहीं है कि हमें उसको एक्सेप्ट करना है और सिर्फ हमने सुन लिया तो देन इट्स ओके, उसके लिए फिर कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन हाँ, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि अपनी खामियां ढूंढते हैं कि हाँ भाई मेरे में ये कुछ खामी है तो मैं ये सुनने के बाद मैं ये कुछ अच्छा करूँ, मैं इसमें चेंजेस लाऊँ, मेरा नेचर, आई एम शॉर्ट टेम्पर तो मैं कैसे उसको बाहर लाऊँ। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी है जो जीन्स में आती है वो तो इंसान शायद नहीं चेंज कर सकता, बट अप टू सर्टन एक्सटेंट अगर हम करें, अगर हम उसके पीछे मेहनत करें तो डेफिनेटली हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर उसमें सीखने की धगस है, सीखने की लगन है तो वो कर सकता है। यस। और अगर उसमें नहीं है लेकिन वो सीखना चाहता है तो टीचर्स जो हैं वो उसके लिए क्या करते हैं? नहीं, टीचर्स का तो कैसा अब रोल हो गया है कि वो उनको सिखाते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं, नो डाउट। लाइक उन्हें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लेक्चर्स 2 दिन के होते हैं, 3 दिन के होते हैं, कुछ छोटे छोटे सेमिनार्स होते हैं, सिर्फ 2-3 महीने के ऐसा नहीं होते। लेकिन हाँ, टीचर्स सच में, अगर ये जो टीचर्स होते हैं जो लेक्चर्स देते हैं वो सच में मेहनत भी करते हैं स्टूडेंट्स के पीछे, उनको काउंसलिंग भी करते हैं, पर्सनली भी बुलाते हैं। अगर वो बोलते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है मैम और हम आना चाहते हैं, आपसे ये डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो टीचर उनको हेल्प भी करते हैं। नहीं, नो डाउट टीचर्स हेल्प देम अ लॉट टू इम्प्रूव इन दिस और टू हैव चेंज इन दैट। अच्छा, नेक्स्ट बात करें हम, हाँ तो अगली हम बात करें एजुकेशन को लेकर, इंग्लिश स्पोकन को लेकर। तो अब इंग्लिश स्पोकन की हम बात करें खासकर, तो आजकल एक देखा गया है कि माँ बाप चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में पढ़ें, लेकिन इंग्लिश मीडियम की स्कूलों का ये माहौल है कि बच्चा यहाँ तक कि एसएससी या एचएससी पास कर लेता है तब भी वो कन्वर्सेशन नहीं कर पाता, ना वो गुजराती सही तरीके से बोल पाता है, ना उर्दू सही तरीके से, ना इंग्लिश सही तरीके से। तो इसका रास्ता क्या है और कहाँ पर यहाँ कमी रहती है? एक्चुअली इंग्लिश मीडियम की जितने भी स्कूल्स हैं जो मैंने नोटिस किया है, जब तक मेरे नॉलेज में है, वो लोग भी हिंदी गुजराती बोलते हैं। इवन टीचर्स डू द सेम थिंग इन स्कूल, राइट। जब हम पढ़ते थे हमारे स्कूल में ऐसा था कि अगर हम एक वर्ड भी गुजराती या हिंदी बोलते थे रिसेस टाइम में या क्लास में तो हमको पैसे देने होते थे, फाइन होती थी, पेनल्टी, तो उनको डर लगता था। तो हम इस तरह सीख गए। अब अभी तो माहौल ऐसा हो गया है कि बच्चे फ्रीली हिंदी गुजराती में बात करते हैं, इंग्लिश का लेक्चर होता है तब इंग्लिश ही पढ़ लेते हैं। टीचर भी इवन इंग्लिश का तो ए भी नहीं बोलते, दे ऑल्सो स्पीकिंग गुजराती और हिंदी, तो वो उनको माहौल नहीं मिलता और उनको वो भी नहीं है, धगस नहीं मिलती कि हम इंग्लिश मीडियम में तो हमें बोलते आना चाहिए, हमको इंग्लिश में अच्छा कोई कॉन्वर्सेशन करते आना चाहिए। तो ये सब अब स्कूल पे डिपेंड करा और स्कूल्स अब इतने नहीं है, इतने इफेक्टिव नहीं है, स्कूल्स में ये सब माहौल नहीं मिलता, ये माइनस पॉइंट है। अच्छा जी, इसमें और आपसे पूछूँ मैं खासकर कि इसमें के स्कूल ऐसी है कि जहाँ पर जो है वो टीचर को बहुत कम सैलरी पर रखा जाता है। यस। तो वो उनकी खुद की जो इंग्लिश है वो सही नहीं होती, तो वो बच्चों को खासकर क्या पढ़ाएंगे। अभी मेरे पास एक लड़की आती है, आइल्स करती है, वो किस स्कूल में से आती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर ना बेचारी को हिंदी अच्छा आता है, ना गुजराती अच्छा आता है, ना इंग्लिश अच्छा आता है। मैं उस दिन वो सोचूँ कि स्कूल वालों ने कोई एक लैंग्वेज में तो उसको माहिर करी हो, ऐसे कितने बच्चे हैं, कोई एक लड़की नहीं, ऐसे कितने बच्चे हैं, राइट। तो स्कूल्स में एजुकेशन जो सिस्टम अभी चलता है कि बिल्कुल 4-5 हज़ार पे टीचर्स को रख लेते हैं और फिर बोलते हैं कि चलो भाई अब ये बच्चे को पढ़ाओ, तो उनका ही कुछ होता नहीं है, ना मैथ्स आता है ना इंग्लिश अच्छा आता होता है। टीचर्स बेचारे थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, आके उनको खड़ा कर देते, कम पैसे में उनका काम हो जाता है, उनकी स्कूल चलती रहती, पर वो बच्चों के फ्यूचर से खेलते हैं। और अगर जब तक ये स्टॉप नहीं किया जाए, अगर कोई एक्शन नहीं लेते कोई स्ट्रिक्टली, ये स्टॉप नहीं होगा। जिसमें कहीं ना कहीं माँ बाप जिम्मेदार हैं कि जो बच्चों को फॉलो नहीं। तो खासकर एक बात और बताइए इसमें कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को स्कूल में बैठाने के बाद में खुद की जो जिम्मेदारी है वो समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तो इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो माँ बाप हैं या फिर स्कूल वाले हैं? नहीं, मेरे ख्याल से अब तो माँ बाप में भी बहुत अवेयरनेस आ गई है। जब तक मैं ये फील्ड में हूँ और मैंने नोटिस करा कि पेरेंट्स आर ऑल्सो अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि हमारा बच्चा क्या। हाँ, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी ध्यान नहीं देते, एक बार स्कूल में चला गया 10 to 5, घर आ गया, होमवर्क है कि नहीं है, क्या उनको कुछ पढ़ी नहीं होती, बट बहुत कम फैमिलीज ऐसी है। पर अब माँ बाप में थोड़ी अवेयरनेस आई है, पर मैं ऐसा मानती हूँ कि ये स्कूल की रीस्पॉन्सिबिलिटी और वही गलत है, ये मेरा पर्सनल है। यानी स्कूल वालों को चाहिए कि टीचर को या किसी को तो एक्शन उठाने, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, चाहे पेरेंट्स खड़े हो जावे या किसी को तो जिसको आवाज़ उठानी चाहिए, बट जब तक ये नहीं होगा ये सिस्टम चलती रहेगी। अब कई सालों से स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चलाती हैं, तो आपके पास जो स्टूडेंट आते हैं
वो भी तो ग्रेजुएट होते होंगे, हाँ। 12th पास होते होंगे, हाँ तो आप उनको कैसे हैंडल करती हैं? एक्चुअली अब क्या हो गया है कि स्पोकन की भी बहुत सब क्लासेस है एंड दे चार्ज वेरी गुड हाई, अच्छी अमाउंट लेते हैं वो लोग। पर अब स्पोकन में भी लोगों को क्यों भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो लोग क्या करते, ग्रामर की बुक्स देते थे बहुत सब 10-15 और बोलते लाइफ टाइम यू कैन कम और आप हमारा कोर्स कर सकते हो लाइफ टाइम और आप आते हो कोई भी टाइम पे आओ, कार्ड दे देते हैं, लाइफ टाइम कार्ड है, आप चलाओ। ऐसा कौन फ्री है, कौन जाने वाला है? स्पोकन कोर्स का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास बच्चा आता है तो हमें उसका कैलिबर पहले जज करना होता है। कितने बच्चों को तो इतने वीक होते कि उनको तो ग्रामर अगर सिखाओ तो वो भाग जाए, तो उनको मैं अलग स्टाइल से थोड़ा इंग्लिश सिखाती हूँ। और स्पोकन इंग्लिश कोर्स का मतलब है कि बच्चे को बोलते आना चाहिए आफ्टर दे कंप्लीट कन्वर्सेशन। दैट इज द मेन थिंग ऑफ स्पोकन कोर्स, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग। बच्चा जब हमारी डेली उतरे 3 महीने का या 2 महीने का कोर्स करके, तो उतना तो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो किसी से अच्छा रिप्लाई, चलो बहुत फ्लुएंट ना बोले पर अच्छा रिप्लाई तो कर सके। दैट इज रियली मीनिंग ऑफ स्पोकन कोर्स। अच्छा, यहाँ पर एक खास कर आपको बात पूछूंगी कि अखबार में भी इश्तेहार आते हैं कि गारंटी के साथ इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखिए, तो क्या ये हकीकतन होता है या सिर्फ एक कॉमर्शियल? मैं तो सब आइल्स में भी लोग आते हैं कि मैडम दूसरी क्लासेस वाले बैंड्स की गारंटी लेते, 8 बैंड 7 बैंड। मैंने बोला जब इंसान खुद की गारंटी नहीं लेता क्या सब कोई किसी की गारंटी लेगा? झूठ बात है, हकीकत यही है कि अपने ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है। टीचर की मेथड पे बहुत, मैं बोलती हूँ टीचर्स सब अच्छे हैं, उनकी टीचर्स को मैं हमेशा सैल्यूट ही करती हूँ, वो फील ही ऐसी है, बट टीचिंग मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम बच्चे का मेंटल स्टेटस देख के अगर उसको तुम डील करो, चाहे आइल्स हो, स्पोकन हो, कोई भी हो, तो बच्चा जल्दी कैच करेगा और टीचर को पसंद भी करेगा और वो उसके पास सीखेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब खासकर हम बात करें कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान गुजरात में खासकर जो सिलेबस है एजुकेशन को लेकर, उसमें देखा गया है अक्सर कि 22-23 साल की उम्र तक जब वो ग्रेजुएशन करता है तो उसकी 22-23 की उम्र तो हो ही जाती है, लेकिन पैसा माँ बाप का वहाँ खर्च भी होता है, इतनी उसकी उम्र भी निकलती है, लेकिन फ्यूचर में उसका करियर जो है वो वहाँ पर कुछ मायने नहीं रखता। तो क्या इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? यस ऑफ कोर्स, मैं आपके इस बात से अप टू सर्टेन एक्सटेंट में सहमत हूँ कि लाइक जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो कभी भी कुछ आगे जाके काम में नहीं आते रियली, लाइक के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ्स इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। ऐसे तो वो किस चीज़ के कि हमको नॉलेज देता है कि अब हमारे पास्ट में हमारे क्या हिस्ट्री में क्या हुआ क्या नहीं, वो सब सब्जेक्ट है, राइट। बाकी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन भी वो कोई काम में आते नहीं है। इससे बेटर है कि बच्चे की जो फील्ड में उसको क्या बोलते हैं, उसको जो रुचि बोलते हैं होवे, उसको इंटरेस्ट है, उसका शौक है, अगर वो समझ के उसको वही फील्ड चूज करने में अगर पेरेंट्स या टीचर्स हेल्प करें तो उसका फ्यूचर बहुत अच्छा बन सकता है और उसको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है उसकी लाइफ में, उसकी जॉब से या उसके काम से। बराबर वेस्टर्न कंट्रीज में भी मैंने तो देखा है कि वहाँ ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा है बचपन से अगर ब्रश और कलर्स लेके बैठा, उसको उसमें इंटरेस्ट है, कोई बच्चा है कि कोई भी चीज़ मोबाइल है, कोई भी चीज़ खोल देता है ना, तो वो एनजी माँ बाप समझ जाते हैं कि इसको ये सब चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो फील्ड में वो लोग उसको समझाते हैं कि भाई ये दिस फील्ड इज़ फॉर यू, तो आप इसी में अपना करियर बनाओ। ऐसा कुछ होना ही चाहिए, मैं तो बोलती हूँ, लेकिन हम इससे सब चीज़ से बहुत दूर है। आई डोंट नो ये कब होगा और कैसे होगा, बट स्टिल चेंज आना बहुत नेसेसरी। अच्छा, जिस तरीके से अक्सर हम एक चीज़ देखते हैं और सुनते भी हैं कि दिल्ली के अंदर जो है वो केजरीवाल ने जो एजुकेशन को लेकर स्कूलों में बनाए हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, उसमें और यहाँ के स्कूल में क्या डिफरेंस होगा, आपको कुछ आइडिया? मैं एक ही बात बोल चुकी हूँ, टीचर्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्लास में, टू गाइड, टू मेक देम अंडरस्टैंड उनकी कोई मिस्टेक है। ये टेक्नोलॉजी ठीक है, आई अंडरस्टैंड, अच्छा कवर कर टेक्नोलॉजी के साथ अब कोई वी कैन नॉट इवन टेक अ सिंगल ब्रेथ ऑल्सो, वी कैन ब्रीथ, बट स्टिल टीचर्स के बगैर स्मार्ट क्लासेस अच्छी है, मैं ना नहीं बोलती, बट टीचर्स आर नेसेसरी। मैं तो इस बात से कभी भी डिनाई नहीं करूँगी। अच्छा, खासकर आप एजुकेशन के मामले में पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगी कि उन्हें अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए या फिर किसी और मीडियम में पढ़ाना? आगे का फ्यूचर, आगे की जो हम हमारा जो देखते हैं, हमारा जो वर्ल्ड किस तरह जा रहा है, कितना फास्ट ग्रो कर रहा है आगे, तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना चाहिए।
मेरा ऐसा मानना है। बच्चे में एक कॉन्फिडेंस आता है। अभी भी कितने गुजराती मीडियम के बच्चे इतने अच्छी डिग्रीज लेके घूमते हैं, पर वो इंटरव्यू भी नहीं दे पाते क्योंकि उनको यही डर है कि हमको इंग्लिश नहीं आता, और वो इंग्लिश नहीं आता, वो डर के मारे वो इंटरव्यू भी नहीं देते। उनकी पर्सनालिटी वो सप्रेस्ड हो जाती है, वो अपने आप को खुल के नहीं। तो ये कि लैंग्वेज एक बैरियर बन गया है। तो इससे बेटर है कि अगर एफोर्ड कर सकते हो, नहीं थोड़ी मेहनत करके भी, अगर घर का माहौल नहीं, हम ऐसा बोलते कि घर का माहौल नहीं है तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, पर एक बार ट्राई करना चाहिए बच्चों को। अब कोई और मीडियम, गुजराती मीडियम या उससे, हाँ नो डाउट हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो हमारी गुजराती भी लैंग्वेज है, हिंदी भी है, वो आनी चाहिए। लेकिन मेन लैंग्वेज इंग्लिश होना हम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं, मैं तो बोलती हूँ प्यून की जॉब के लिए भी इंग्लिश ज़रूरी है, क्योंकि प्यून को भी बैंक में जाना पड़ता है, बैंक की स्लिप भरते हैं, पैसे भरते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत बेचारों को इंग्लिश चाहिए होता है। सो आई थिंक दैट इंग्लिश इज़ रियली वेरी नेसेसरी। अच्छा नहीं जी, मैं खासकर आपसे पूछूंगा कि लाइफ में कभी एक चीज़ है कि जिस तरीके से हैंडीकैप जो है वो आप कहीं ना कहीं नड़ा है? मैं तो बोलती हूँ मेरी स्ट्रेंथ रही है लाइफ में। सच में, मैं झूठ नहीं बोलती। मेरे को कभी एहसास नहीं हुआ कि समथिंग इज़ मिसिंग इन मी। और कभी पैर दुखता है, ऐसा देखिए क्यों दुख रहा है, तो अच्छा भैया पोलियो है तो दुखता है। अब चाहे परवरिश बोलो अम्मा अब्बा की, खुदा की, पहले तो खुदा की देन बोलो, और माहौल बहुत अच्छा मिला बचपन से, अपने आप को साबित करने का एक प्लेटफॉर्म मिला हर जगह पे। और मैं इसीलिए बोलती हूँ ना कि पढ़ाई, कॉन्फिडेंस, और अब किसी से डरना नहीं, खुदा के सिवा, देन ओनली यू कैन प्रूव योरसेल्फ इन एनी फील्ड, बस। अच्छा, आपकी एक और खूबी की बात करूँ, खास करके आपने किताब भी लिखी है, इसी तरीके से आपने काफ़ी अवार्ड भी जीते हैं, और आप अंधजन मंडल में जाकर काफ़ी खिदमत दे चुकी है, इसमें कुछ रोशनी डालेंगी? राइटिंग वॉज माई हॉबी एक्चुअली बचपन से, और बस एक दिन बैठी थी और थोड़ी पेन चल गई तो तना ज़िंदगी करके बुक लिख दिए। और मेरी ज़िंदगी तो कोई तना है ही नहीं, बहुत सब स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। एंड बट इंसान को अपनी जो भी हॉबी है उसके पीछे थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, देन ओनली तुम ज़िंदगी में थोड़ा सेटिस्फेक्शन पाओगे, अच्छा फील करोगे। और बाकी तो अब क्या, खिदमत भी बहुत करी, डिसेबल लोगों की, सबकी करी। लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ डिसेबल है कि फिजिकली चैलेंज लोगों की जॉब दिलवाई लोगों को मैंने, ऐसा तो बस ज़िंदगी निकल गई। अच्छा, अंधजन मंडल में जब आप जाती थी तो वहाँ मोस्टली ब्लाइंड होते थे, तो ब्लाइंड स्टूडेंट के साथ में आपका बिहेवियर कैसा रहा? वो किस तरीके से आपको टैकल करते थे? क्या आप उन्हें कितना से जानती थी? एक्चुअली अंधजन मंडल में मैं क्या करती, एक्चुअली मैं जो BCom BA MBA MA जो करते थे उनके लिए जो बुक्स होती थी वो मैं कैसेट रिकॉर्ड करके उनको देती थी, वो काम मैं करती थी। बट एक्चुअली मैं अपंग मानव मंडल में जो हैंडीकैप बच्चे थे उनके लिए मैं काम करती थी, और मैं जॉब प्लेसमेंट टाइप का काम करती थी। 2 to 5 बैठती थी, और ऐसा मेरे पास फॉर्मेट आता था कि भाई ये लड़कियां ये ब्यूटिशियन है, ये लड़के हैं ये है, तो उनको किसी को लिफ्टमैन की जॉब है, कोई लड़की को ब्यूटिशियन की जॉब है, किसी को ऑपरेटर की जॉब है, ऐसा सब जॉब के लिए मैं हेल्प करती थी। बाकी मैंने एक ही चीज़ देखी है कि स्ट्रगल तो देखो सभी करते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा, एक खास सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो है ब्लाइंड स्टूडेंट के बीच में जाती थी, तो कहते हैं कि कुदरत जब किसी न किसी एक चीज़ में खामी रखती है तो उसे शिक्षण जो बोलते हैं वो खोल देते हैं। इससे कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे आप? हाँ, बच्चे बहुत स्मार्ट होते थे, और एक लड़की थी वो तो बहुत स्मार्ट थी। वो तो इतनी स्मार्ट थी कि तुम्हारे बॉडी के जो स्मेल होती थी ना, उससे वो जज कर लेती थी, वो कह देती थी कि ये आए, चलो कोई तो परफ्यूम लगाता हो तो पता चल जाए। लेकिन उसके क्लासमेट, उसको कोई एक बार मिल के गया हो ना, हेलो हाय करके गया हो, और वो बंदा या बंदी सेकेंड टाइम आ जाए तो उसके पास खाली वो बैठ जाए तो उसके उस स्मेल पे से जज करती थी कि ये आ गया मेरे से अगेन मिलने के लिए। उन लोगों का शिक्षण तो बहुत पावरफुल होता है, उसकी तो हम बीट भी नहीं कर सकते, वी कांट इवन थिंक ऑफ। अच्छा, मैं जी यहाँ पर खासकर मैं आप एक सवाल ये करना चाहूँगा कि फ़िलहाल हमारे माशरे में, हमारे समाज में देखते हैं कि मुस्लिम लड़कियाँ हैं वो अदर कम्युनिटी के लड़कों के साथ ज़्यादा जाती हैं, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो सवाल तो आपने बहुत पूछ लिया है, मैं बोलती हूँ। सबसे पहले बात ये है कि पहले हमारे समाज में
हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी में लड़के पढ़े लिखे नहीं होते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज द मेन रीज़न, राइट। और लड़कियां कैसे लड़के चाहती है पता है आपको, थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा बोलने में आउट गोइंग, समझ आया, अच्छा कमाता, स्मार्ट लड़का, थोड़ा जिसके पास। और उस टाइम पे हमारी कम्युनिटी में ऐसे लड़के होते नहीं थे, कम पढ़े लिखे होते थे, जिनको बोलने की अच्छी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, अच्छी पर्सनालिटी नहीं होती थी। तो मुस्लिम लड़कियां ज़्यादातर वो हिंदू लड़कों से अट्रैक्ट हो जाती थी और उनके अंदर उनको उनका आइडियल दिखता कि हाँ भाई ये मेरा आइडियल हस्बैंड हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो कुछ ज़्यादा ये चीज़ हो रही है। अब इसमें कैसा हो गया है मतलब भाई कि शादी एक ऐसी चीज़ है ना कि मज़हब तो नहीं देखता, आई एम वेरी फ्रैंक, पर अभी भी लड़कियों को हमारी जो मुस्लिम लड़कियों की जो मेंटालिटी है अभी भी, उनको कंजर्वेटिव फैमिली से थोड़ी भी अभी जब पढ़ लिख लेती है तो उनको अगर आप बोलो कि बुर्का पहनने का है तो हम थोड़ा सोचेंगे 2 बार कि बुर्का पहनने का है, नहीं यार नकाब तो मैं नहीं डालूंगी, राइट, मुझे जॉब करनी है, मैंने इतना पढ़ाई की है। ये सब चीज़ें उसके ऊपर इतनी हावी कर जाती है आफ्टर एजुकेशन कि उसको फिर एक हिंदू लड़के में ही दिखता है कि ये सब मेरे को फैसिलिटी है, मेरे को ज़िंदगी असल में मेरे को वही मिलेगी, जो फ्रीडम है, जो मैं सही तरीके से जी सकूंगी, वो मैं मुस्लिम फैमिली में मेरे को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताइए मुझे कि इसमें मुस्लिम लड़कों का एजुकेशन ना लेना ये चीज़ जिम्मेदार है या लड़कियों की ज़्यादा बड़े ख्यालात नहीं बोल सकते, उनको अब ऐसी ज़िंदगी चाहिए जो अपने आप को प्रूव कर सके। एजुकेशन सिखाता है ना भाई कि अपने ग्रेजुएट हो गए ना, कुछ लड़की ऐसी कि मेरे जॉब करनी है, अगर कहीं से प्रपोजल आया क्या मुस्लिम लड़के का, नो बोले कि नहीं शादी के बाद आपको घर संभालना है, तो कुछ लड़कियां 10 बार सोचती है कि मैंने पढ़ाई की तो मैं कुछ तो करूँगी ना। ये सब चीज़ें हमें ना बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट करती है, लड़कियों पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो आज हम जो देख रहे हैं कि लड़कियां अट्रैक्ट हो रही है या जो भी ये शादी ज़्यादा हो रही है, ये सब मेन रीजन है इसके। अच्छा, फिर डोंट माइंड मैं एक क्वेश्चन आपसे प्रश्न करना चाहूँगा यहाँ पर कि आपने भी इसी तरीके से कुछ एक कदम उठाया था, तो वहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस आपको महसूस लगा? मैंने तो उस टाइम पे जो शादी की थी 1991 इट वॉज नॉट बिकॉज के, पर हाँ एक रीज़न था, मैं आपका बहुत क्लियरली बताऊंगी कि उस टाइम पे जितने भी मेरे पास जो प्रपोजल मेरे डैडी के पास आते थे मेरे लिए, एज यू नो कि आई एम अ डिसेबल गर्ल, तो उस टाइम पे जितने प्रपोजल आते थे ना सब ऐसा ही बोलते थे कि ये भाई अपंग बच्ची है, इसके फादर इसको बहुत कुछ दे देंगे, राइट। और जब मैं एक लड़के के टच में आई लाइक नॉन मुस्लिम, और उसकी जब मैंने मेंटालिटी थोड़ी देखी ये वो, तो फिर वहाँ पैसा आता ही नहीं था और मैंने कुछ दिया भी नहीं, ना कुछ लिया, बस। तो होता है ऐसा, पर हर जगह पे हर चीज़ ऐसी हम वो बांध नहीं सकते कि ये ऐसा ही है या ऐसा ही है। बट आजकल की जो लड़कियां हैं उनको फ्रीडम चाहिए, उनको कैसा है कि अपना करियर बनाना है, अपने आप को प्रूव करना है। वो रिस्ट्रिक्शन अपने समाज में, मुस्लिम समाज में कैसा होता है, थोड़ा तो वो रहता है भाई कि घर के बाहर जाओ तो बोल के जाओ, कितने बजे आओगे, क्या हो, ऑफिस में कितने बजे, क्या हुआ, थोड़ा इतना सब तो थोड़ा तो रहे ही। और शायद वो समाज में थोड़ा लिबरल होगा तो लड़कियां ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। और अभी कांटेक्ट में भी क्या, हम माइनॉरिटीज़ में, हम कहीं पे भी जॉब के करते हैं तो हमको ज़्यादा ही नॉन मुस्लिम ही मिलते हैं। मुस्लिम तो लड़के मिलने के नहीं है लड़कियों को इतने सब, तो वो ज़्यादा साथ में काम करते हैं 14 आवर्स, 10 आवर्स, 9 आवर्स, तो दे अट्रैक्ट हो जाते हैं उनसे। दीज आर द मेन रीजन। अब एक चीज़ है कि जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ रीज़न थे कि जिस वजह से आपको वो लड़का पसंद भी आया, आपने शादी भी की, लेकिन उस फैमिली में जाने के बाद आपको ऐसा क्या महसूस हुआ कि जो वापस जो है वो आप अपनी फैमिली में आ गए? फैमिली का कोई प्रॉब्लम नहीं था, मज़हब का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं अपनी नमाज़ पढ़ती थी, अपनी तस्बीह पढ़ती थी और उसका काम करता था, दैट वो कभी इश्यू नहीं रहा। हम दोनों की कभी फिर धीमे धीमे ऐसा हो गया कि मेरे को ये महसूस हुआ कि मेरे ना उसका जैसा थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा हो गया, समझ आए। और अगर चलाना चाहती तो मैं चला सकती थी, ऐसा कुछ नहीं था, पर मेरा नेचर थोड़ा अलग है। और मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि जहाँ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट चला गया ख़त्म हो गई सब बात। हर इंसान ऐसा नहीं सोच सकता, आई एम वेरी सॉरी बट इट्स माई मेंटालिटी
और जब मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा भी हर्ट मेरे को लगा कि अब गया, तो वर्कआउट कर दिया। अच्छा, आप मुस्लिम लड़कियों को खास मैसेज क्या देना चाहेंगे? पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, अच्छी ज़िंदगी जियो, अपने डिसीजन लो, अपने माँ बाप को हमेशा शामिल रखो, उनकी दुआ बहुत काम करती है। और आज जो मैं बैठी हूँ, खुदा का बहुत बड़ा करम है, मेरे माँ बाप का फर्स्ट ऑफ ऑल, और मेरे अम्मा अब्बा की बहुत दुआ है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई एम हियर विथ गुड कॉन्फिडेंस। और मैं यही चाहती हूँ कि हर लड़की अपने आप को प्रूव करे और अपने दायरे में रह के करे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाउसवाइफ भी कोई करियर नहीं बना सकती। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस टू लिव अ गुड लाइफ। सो एंजॉय लाइफ और अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। सो दिस इज़ योर लाइफ विल बी मोर ब्यूटिफुल और पीपल विल लाइक यू एंड लव यू। थैंक यू वेरी मच नाइट जी, आपने बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला। थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू ऑल ऑफ तो यू। दोस्तों, जिस तरीके से आज हमने नाहिद मुंशी से बातचीत की, और अब मैं खासकर एक बात नोटिस की होगी कि नाहिद मुंशी हैंडीकैप होते हुए भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और जिस तरीके से इन्होंने समाज में एक मकाम बनाया और जिस तरीके से क्लासेस ली, अब फ़िलहाल भी इनका जो एजुकेशन है वो क्लासेस चालू ही है, तो इनसे काफ़ी कुछ सीखने जैसा है हमारे नौजवानों को भी और हमारे समाज की लड़कियों को भी। तो मैं मदद शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।